बहुत समय पहले की बात है। नीलगिरी राज्य पर मोरसेन नाम का एक राजा राज किया करता था। वह बड़ा ही न्यायप्रिय, प्रजापालक और पराक्रमी राजा था। उसके राज्य में हर ओर सुख शांति थी। परंतु फिर अचानक राज्य में चोरियां होने लगी। राज्य में चोरों का एक ऐसा गिरोह सक्रिय हो गया जिसने लोगों के दिल का चैन और आंखों की नींद उड़ा दी। आखिरकार तंग आकर एक दिन राज्य के कुछ गणमान्य व्यक्ति राजा मोरसेन के दरबार में पहुंचे और कहने लगे, दुहाई हो महाराज, दुहाई हो, हमारा जीवन दूभर हो चुका है। इन दिनों राज्य में हो रही चोरियों के कारण हम बहुत ही परेशान हैं। अगर जल्दी ही चोरों को ना पकड़ा गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे महाराज। राजा ने कहा, हमें राज्य में हो रही चोरियों के बारे में जानकारी है, परंतु हमें अफसोस है कि अभी तक चोरों को पकड़ने में हमारे सैनिक सफलता प्राप्त नहीं कर सके हैं। लेकिन विश्वास रखिए, चोर बहुत ही जल्द पकड़े जाएंगे। आप लोग निश्चिंत होकर अपने घरों को जाइए। हम वादा करते हैं कि चोरों को पकड़ने में कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद राजा ने अपने महामंत्री से कहा, आप ऐसा कीजिए कि हमारे गुप्तचरों को चारों दिशाओं में चोरों की तलाश के लिए भेज दीजिए। जब तक चोर पकड़े नहीं जाएंगे हमारे दिल को चैन नहीं मिलेगा। जो आज्ञा महाराज। दूसरी तरफ राज्य के उत्तर दिशा में फैले हुए जंगल में एक जगह पर कुछ साधु अपने आश्रम में रहते थे। उन साधुओं में से एक ने अपने साथियों से कहा, साथियों, नगर वासियों के माल पर तो हमने काफी हाथ साफ कर लिया, अब मैं शाही खजाना चुराना चाहता हूँ। उनमें से एक साधु बोला, मंगू उस्ताद, लेकिन हमारी तलाश में तो जासूस लगे हुए हैं। चिंता मत करो, वे सोच भी नहीं सकते कि हम साधु के रूप में यहाँ जंगलों में छुपे बैठे हैं। इसके बाद वे सभी अट्टहास करते हुए हंसने लगे। सरदार मंगू ने अपने साथियों को बताना शुरू किया, मैंने बहुत ही अच्छी योजना तैयार की है साथियों, लेकिन क्या सरदार, मुझे एक बार शाही खजाना और उसकी सुरक्षा व्यवस्था देखनी होगी। ये काम तो बड़ा ही मुश्किल है सरदार। मेरे लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है साथियों। मैं आज ही यहाँ से जा रहा हूँ और खजाने के बारे में पता लगाकर ही वापस लौटूंगा। इसके बाद फिर मंगू साधु के वेश में भ्रमण करता हुआ राजमहल में राजा मोरसेन और रानी हेमलता के पास पहुंचा। राजा और रानी ने उन्हें प्रणाम किया। मंगू नाटकीय अंदाज में बोला, हम साधु संतों के पास इतना समय नहीं है कि हम अधिक समय तक एक जगह पर रुक सकें। इधर से गुजर रहा था तो तुम्हारे कष्ट का ख्याल आया और यहाँ पर चला आया। मुझे मालूम है कि तुम्हारे विवाह को 15 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक तुम्हें संतान प्राप्त नहीं हुई है। शायद हमारे भाग्य में संतान का सुख लिखा ही नहीं है। तुम चिंता मत करो राजन, मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे तुम्हें जुड़वा पुत्रों की प्राप्ति होगी। ये सुनते ही राजा और रानी दोनों बहुत ही खुश हो गए। तब साधु ने कहा, सुनो राजा, मुझे तुम्हारे शाही खजाने से एक स्वर्ण मुद्रा चाहिए। एक क्यों, आप जितनी चाहे मुद्राएं ले सकते हैं मुनिदेव। नहीं, सिर्फ एक ही स्वर्ण मुद्रा मुझे चाहिए। मैं वह एक स्वर्ण मुद्रा मंत्र पढ़कर महारानी को दूंगा, जिससे महारानी को पुत्र होने तक हमेशा अपने पास ही रखना होगा। ठीक है ऋषिवर, हम अभी एक स्वर्ण मुद्रा मंगवाते हैं। नहीं, ऐसा कदापि नहीं करना वत्स। किसी अन्य के स्पर्श के बाद वह स्वर्ण मुद्रा मेरे किसी काम की नहीं रहेगी। मैं समझा नहीं ऋषिवर। मंगू के शब्दों ने राजा मोरसेन को दुविधा में डाल दिया। तब राजा को दुविधा से उबारते हुए मंगू बोला, हम शाही खजाने से खुद एक स्वर्ण मुद्रा उठाएंगे और मंत्र पढ़कर महारानी को देंगे, जैसा आप ठीक समझे ऋषिवर। और फिर राजा मोरसेन स्वयं मंगू को शाही खजानागार में ले गए। ढेर सारे हीरे जवाहरात और स्वर्ण मुद्राओं को देखकर मंगू के मुंह में पानी आ गया। वह मन ही मन में सोचने लगा, वाह, शाही खजाने में कितना धन है। अगर मैं इसे चुराने में सफल हो गया तो मेरी 7 पुश्तों को चोरी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अपने मनोभाव को दबाकर मंगू आगे बढ़ा और एक स्वर्ण मुद्रा उठाते हुए राजा मोरसेन से बोला, तुम्हारे शाही खजाने की सुरक्षा व्यवस्था तो ठीक है बेटा, परंतु मान लो कि अगर कोई राजा तुम पर आक्रमण कर दे तो तुम शाही खजाने को लेकर किस रास्ते से निकलोगे? ऋषिवर, आपके पीछे दीवार में
जो खूंटी दिखाई दे रही है उसके खींचते ही एक गुप्त द्वार खुल जाता है। हम उसी गुप्त द्वार से खजाने सहित सुरक्षित पहाड़ी दर्रे में पहुंच जाएंगे। बहुत अच्छा, तुमने ये व्यवस्था रखकर बहुत ही बुद्धिमानी का काम किया है। लेकिन क्या ऋषिवर, तुमने शाही खजाने के इस गुप्त द्वार के बारे में मुझे तो बता दिया बेटे, लेकिन किसी और को कभी ना बताना। इस गुप्त द्वार के बारे में मेरे अलावा सिर्फ सेनापति ही जानते हैं ऋषिवर। तुम्हें गुप्त द्वार के बारे में सेनापति को भी नहीं बताना चाहिए था वत्स। वह मेरे बचपन का साथी है ऋषिवर, वह मेरे साथ कभी धोखा नहीं कर सकता। भगवान सेनापति के प्रति तुम्हारा विश्वास हमेशा बरकरार रखे बेटा। और फिर राजमहल में वापस आकर मंगू मंत्र पढ़ने का नाटक करने लगा और फिर स्वर्ण मुद्रा रानी हेमलता को देते हुए बोला, जब तक तुम्हें पुत्र प्राप्त ना हो जाए ये स्वर्ण मुद्रा अपने से अलग मत करना बेटी। ठीक है ऋषिवर। इसके बाद मंगू वहां से विदा हो गया। वह वापस अपने आश्रम में पहुंचा और अपने साथियों को शाही खजाने के गुप्त द्वार के बारे में बताते हुए बोला, हमें शाही खजाना चुराने में अब कोई दिक्कत नहीं होगी साथियों, और इस काम को हम आज रात को ही कर देंगे। और फिर ऐसा ही हुआ। मंगू अपने साथियों के साथ पहाड़ी दर्रे के रास्ते से होता हुआ गुप्त द्वार से खजानागार में जा पहुंचा और खजाना चुराकर चुपचाप निकल गया। अगली सुबह सेनापति ने खजाना चोरी होने की खबर महाराज तक पहुंचाई तो महाराज क्रोध से आग बबूला हो उठे और कहने लगे, खजाने की सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत है कि सैनिकों से नजर बचाकर चिड़िया भी वहां तक नहीं पहुंच सकती, फिर खजाना कैसे चोरी हो गया? सेनापति ने कहा, महाराज शाही खजाना गुप्त द्वार से चोरी किया गया है। सेनापति की बात सुनकर राजा मन ही मन में सोचने लगा, ओह, परंतु शाही खजाने के गुप्त द्वार के बारे में मेरे और सेनापति के सिवा कोई नहीं जानता। फिर चोरों को गुप्त द्वार के बारे में कैसे पता चला? कहीं सेनापति चोरों से मिला तो नहीं हुआ? सेनापति ने कहा, महाराज आप किस सोच में डूब गए? राजा क्रोध में आकर बोला, हमें बनाने की कोशिश मत करो, शाही खजाना तुम्हारी वजह से ही चोरी हुआ है। शाही खजाने के गुप्त द्वार के बारे में तुम्हारे और मेरे सिवा कोई नहीं जानता था। फिर चोरों को खजाने के गुप्त द्वार का कैसे पता चला? आप बेकार ही मुझ पर शक कर रहे हैं महाराज। मैं अपनी लाडली बेटी की सौगंध खाकर कहता हूँ, ये भेद मैंने किसी को नहीं बताया। परंतु राजा मोरसेन ने सेनापति की बात का विश्वास नहीं किया और उसे उसी समय कारागार में डलवा दिया गया। कारागार में सेनापति को कई तरह की यातनाएं दी गई ताकि वो अपना अपराध कबूल कर सके और बताए कि खजाना कहाँ पर है, परंतु सेनापति इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। तब राजा कारागार में आए और कहने लगे, सेनापति, अगर तुम सोचते हो कि तुम इस चाल में कामयाब हो जाओगे तो तुम गलत हो। मैं तुम्हें 24 घंटे का समय देता हूँ। यदि तुमने ये ना बताया कि खजाना कहाँ पर है तो फिर 24 घंटे बाद तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। सेनापति मन ही मन में बहुत दुखी हो रहा था। सेनापति की बेटी अनुपमा को जब इस बात का पता चला कि उसके पिता को शाही खजाने की चोरी के आरोप में सुबह फांसी दे दी जाएगी तो वह राजा के पास पहुंची। महाराज, क्या ये सच है कि आप मेरे पिता को कल सुबह फांसी दे देंगे? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। परंतु यदि तुम्हारे पिता अपना अपराध स्वीकार कर लें और ये बता दें कि खजाना कहाँ पर है तो उसकी सजा टल भी सकती है। लेकिन महाराज, जो अपराध मेरे पिता ने किया ही नहीं उसे वो कबूल कैसे कर सकते हैं? इसका क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम्हारे पिता चोर नहीं हैं? आपके पास भी तो ऐसा कोई सबूत नहीं है महाराज, जिससे ये तय हो सके कि मेरे पिता पर जो आरोप लगाया गया है वो सही है। क्या मतलब? महाराज, आप मुझे 1 महीने की मोहलत दें, मैं असली चोरों का पता लगाकर अपने पिता को बेकसूर साबित कर दूंगी। आप 1 महीने तक मेरे पिता को फांसी ना दें। ओह, लेकिन अगर तुम ऐसा ना कर सकी तो आप बेशक मेरे पिता को फांसी दे दीजिएगा। ठीक है अनुपमा, हम तुम्हें 1 महीने का समय देते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे पिता चोर निकले तो उन्हें फांसी चढ़ा दी जाएगी। महाराज मोरसेन के स्वीकृति देने पर अनुपमा राजमहल से निकलकर अपने घर की ओर चल पड़ी और फिर
उसने एक आदमी का वेश बनाया और शाही खजाने के चोरों की तलाश करने के लिए वो निकल पड़ी। उसे भटकते भटकते 20 दिन बीत गए, परंतु उसे शाही खजाने के चोरों का कोई सुराग नहीं मिला। वह सोच रही थी कि मैंने राज्य का कोना कोना छान मारा, लेकिन चोरों का कुछ पता न चला। अब उन्हें कहां पर ढूंढूं, कैसे अपने पिता को बेकसूर साबित करूं। तभी एक विचार बिजली की तरह उसके दिमाग में कौंध गया। वह सोचने लगी, कहीं चोर जंगल में तो नहीं छुपे हुए। वही एक जगह है जहां पर मैंने उनकी तलाश नहीं की। मुझे जंगल में जाकर चोरों का पता लगाना चाहिए। और अगले ही पल वह अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ चल दी। जंगल में पहुंचकर वह सारा दिन जंगल की खाक छानती रही, परंतु उसे कुछ भी ना पता चला। और जब शाम ढलने लगी तो उसने देखा कि जंगल में एक तरफ आग जल रही थी। वह सोचने लगी, मुझे वहां जाकर पता लगाना चाहिए कि ये आग जलाकर कौन बैठा है। हो सकता है कि वह चोरों का गिरोह हो। जब अनुपमा उस स्थान पर पहुंची जहां पर आग जल रही थी, तो उसने देखा कि वहां पर साधु संतों का आश्रम था। असल में वो मंगू और उसके गिरोह का आश्रम था। उन्हें आग के आसपास बैठा देखकर अनुपमा सोचने लगी, इतनी रात गए ये लोग यहाँ पर क्यों जमा हैं और क्या बातें कर रहे हैं। मुझे इनकी बातें सुननी चाहिए। ये निश्चय करके अनुपमा उनके नजदीक गई और झाड़ियों के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने लगी। मंगू अपने गिरोह से कह रहा था, साथियों, अब हमें चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि राज खजाने से हमने इतना धन चुरा लिया है कि सारी जिंदगी आराम से बिता सकते हैं। उन साधुओं की बातें सुनकर अनुपमा हैरान रह गई और सोचने लगी, ओह, ये साधु नहीं बल्कि चोर हैं, और वही चोर हैं जिन्होंने शाही खजाना चुराया है। आखिरकार मुझे शाही खजाने के चोरों का पता चल ही गया। ये चोर चालाक ही नहीं बल्कि खतरनाक भी हैं। अगर मैंने महाराज को बताया कि ये साधु संत ही खजाने के चोर हैं, तो शायद वो मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे। इसीलिए मुझे इन चोरों को रंगे हाथों पकड़ना होगा। ये निश्चय करने के बाद अनुपमा वहां से चली गई और अगली सुबह वह राजा मोरसेन के दरबार में पहुंची और कहने लगी, महाराज, मैंने शाही खजाने के चोरों का पता लगा लिया है। कौन है वे? गुस्ताखी माफ करें महाराज, मैं आपको उनके बारे में अभी नहीं बता सकती। क्या मतलब? मैंने उन्हें रंगे हाथों पकड़ने की योजना बनाई है महाराज। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, विस्तार से कहो। फिर अनुपमा ने राजा को सारी योजना विस्तार से बताई और बोली, मुझे एक दिन के लिए शाही मेहमान खाना चाहिए महाराज। ठीक है, मिल जाएगा। सोने और चांदी के बर्तन भी चाहिए। ठीक है। घर पहुंचकर अनुपमा ने फिर से मर्दाना भेष बनाया और घोड़े पर सवार होकर उन चोरों से मिलने के लिए जंगल की तरफ चल पड़ी। उनकी कुटिया में पहुंचकर अनुपमा मंगू के पास पहुंची और उसे प्रणाम करते हुए कहने लगी, महाराज, मैं सत्य प्रकाश सौदागर का बेटा हूँ। वर्षों बाद धन कमाकर अपने देश लौटा हूँ। इसी खुशी में मैंने शाही मेहमान खाने में ऋषि मुनियों की दावत का आयोजन किया है और मैं चाहता हूँ कि आप भी वहाँ पर अवश्य आएं। तुमने न्योता दिया है तो हम अवश्य वहाँ पर आएंगे। अनुपमा वापिस शाही मेहमान खाने में पहुँच गई और वहाँ पर आवश्यक प्रबंध करने में जुट गई। और फिर निश्चित दिन और निश्चित समय पर मंगू अपने साथियों को साथ लेकर शाही मेहमान खाने में पहुंचा। मर्दाना भेष में मौजूद अनुपमा उन्हें प्रणाम करते हुए कहने लगी, आइए महाराज, आपका भोजन तैयार है। अनुपमा ने मंगू और उसके गिरोह को सोने चांदी के बर्तनों में खाना परोसा। सोने चांदी के बर्तनों को देखकर मंगू सोचने लगा, ओह, इतने सारे सोने और चांदी के बर्तन, अगर इन पर हाथ साफ कर दिया जाए तो कितना अच्छा होगा। और उसने मन ही मन में ये निश्चय कर लिया कि आज रात हम ये सारे सोने चांदी के बर्तन और इसका धन चुरा कर ले जाएंगे। इसके बाद मंगू और उसके साथियों ने वहां पर भोजन किया और फिर वापस अपने आश्रम लौट गए। अपने आश्रम में वापस आकर मंगू ने अपने साथियों से कहा, साथियों, आज रात हम शाही मेहमान खाने में जाएंगे और सोने चांदी के बर्तनों के साथ साथ बाकी का धन भी लूट लेंगे। उसके बाकी साथी भी इस बात को तैयार हो गए। इधर अनुपमा राजा मोरसेन से कह रही थी,
महाराज, आज रात को शाही खजाने के चोर शाही मेहमान खाने में भी चोरी करने के लिए अवश्य आएंगे। आप चोरों को पकड़ने के लिए कड़ा प्रबंध करें ताकि वे मेहमान खाने से निकलकर भाग ना पाएं। ठीक है, मगर वे साधु अगर चोर ना हुए तो आप मुझे जो भी सजा देंगे मुझे स्वीकार होगी महाराज। अनुपमा के विश्वास दिलाने पर राजा मोरसेन ने अपने महामंत्री को बुलवाकर आदेश दिया, महामंत्री जी, शाही मेहमान खाने के चारों तरफ गुप्त रूप से हमारे सैनिकों को तैनात कर दीजिए। और फिर रात होते ही शाही मेहमान खाने के चारों तरफ राज सैनिक छिपकर बैठ गए। अनुपमा भी छिपकर बैठ गई और चोरों का इंतजार करने लगी। काफी समय गुजर गया लेकिन कोई चोर नहीं आया था। तभी अनुपमा और महामंत्री को एक आहट सुनाई दी। ये आहट मंगू और उसके गिरोह की थी। अगले ही पल मंगू अपने साथियों के साथ मेहमान खाने में दाखिल हो चुका था। उन सभी ने नकाब ओढ़ रखा था। मंगू अपने साथियों से कहने लगा, चलो साथियों, जल्दी से जाकर सोने चांदी के सारे बर्तन और जो भी धन मिलता है वो समेट लो। और फिर मंगू और उसके साथी सारा सामान समेटने में जुट गए। लेकिन तभी वहां पर घात लगाकर बैठे हुए महामंत्री और उसके सैनिकों ने मंगू और उसके गिरोह को चारों तरफ से घेर लिया। महामंत्री ने कहा, खबरदार, जो जहां पर है वहीं खड़ा रहे वरना बेमौत मारा जाएगा। ठीक उसी समय अनुपमा भी वहां पर अपने असली वेश में पहुंच गई और गरज कर बोली, इन दुष्टों को गिरफ्तार कर लीजिए महामंत्री जी, यही हैं शाही खजाने के चोर। बेशक बेटी, तुमने असली चोरों को पकड़वाकर अपने पिता पर लगे हुए कलंक को धो डाला। इसके बाद महामंत्री ने उन सभी चोरों को गिरफ्तार किया और राजा के सामने पेश किया। जब राजा के सामने चोरों के सरदार को बेनकाब किया गया तो राजा ये देखकर हैरान रह गया कि ये तो वही ऋषि है जो उससे मिलने आया था। राजा बोला, ऋषिवर आप? अनुपमा ने कहा, महाराज, ये कोई ऋषि नहीं है बल्कि चोरों का सरदार मंगू है। राजा मन ही मन में सोचने लगा, ओह, अब मेरी समझ में आया कि शाही खजाने के गुप्त द्वार से चोरी कैसे हुई। हमने गुप्त द्वार के बारे में इस पाखंडी साधु को भी बताया था। राजा बोला, दुष्ट, तुमने शाही खजाना कहाँ पर छिपाया है? बता दो, वरना अभी के अभी तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। महाराज, खजाना मेरे आश्रम में छिपा कर रखा है। इसके बाद राजा ने उन सभी चोरों को कारागार भेज दिया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुना दी। साथ ही राजा ने अनुपमा से कहा, अनुपमा, हमें तुम पर गर्व है। तुमने न सिर्फ अपने पिता को बचाया बल्कि इस राज्य को भी चोरों के संकट से बाहर निकाल लिया। हम इसी समय तुम्हारे पिता को मुक्त करते हैं। और फिर राजा ने सेनापति को कारागार से निकाला और उससे माफी मांग ली। इस घटना के बाद राजा मोरसेन के राज्य में चोरी की घटनाएं बंद हो गई।